हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। इस वीडियो में हम न्यू सीरीज़ बेसिक इकोनोमेट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो बीए ऑनर्स प्लस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेशन में बोल सकते हैं। जल्दी से जल्दी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और एज वेल एज मैं फाइल्स में पीडीएफ जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। स्टार्ट करते हैं। हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स। जल्दी से जल्दी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है कि हम इस चैप्टर में एक इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स मतलब कि इकोनोमेट्रिक्स के बारे में जानेंगे, इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे मेथडोलॉजी के बारे में। मेथडोलॉजीज मतलब कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं हमारी इकोनोमेट्रिक्स में, उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर। जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे लर्निंग ऑब्जेक्ट। लर्निंग ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इस चैप्टर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना ज़रूरी है। फर्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, मतलब कि इकोनोमेट्रिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इस चैप्टर में हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। लर्न टू एसेस द इंटरप्रिटेट द स्टैटिस्टिक्स मॉडल। जो हमारे स्टैटिस्टिक मॉडल्स होते हैं उनको इंटरप्रिटेट करना, उनको एसेस करना, कैसे हम इकोनोमेट्रिक्स में उसको करते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। हम अपना फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक्स स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि इकोनोमेट्रिक्स का मतलब क्या होता है। आपने इकोनॉमिक्स के बारे में सुना होगा, ऐसे ही इकोनोमेट्रिक्स 3 वर्ड से मिलके बनता है, इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टैटिक्स। थोड़ा सा हम पहले इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया होगा कि इकोनॉमिक्स के 2 तरह की इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो एंड माइक्रो। उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं सच एज लॉ ऑफ सप्लाई करके, बहुत सारे क्या होते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और उन्हीं कॉन्सेप्ट को जब हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स। जब हम इकोनोमेट्रिक्स में मैंने क्या बताया कि 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, कौन से, इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का और स्टैटिस्टिक्स का। जब हम इन तीनों को एक साथ इंटरप्रिटेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इनकी स्टडी करते हैं, तो उस सब्जेक्ट को हम इकोनोमेट्रिक्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इकोनोमेट्रिक्स की क्या होती है। इकोनोमेट्रिक्स इनिशियली ग्राउंडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मेजरमेंट। जो भी इकोनॉमिक मेजरमेंट होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को जब हम ब्रॉड लेवल पे देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, रियल लाइफ के रिलेट करके, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स। इट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंस ऑफ मैथमेटिक, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स थ्योरी। क्या जो भी हमारे मैथ्स के, स्टैटिक्स के और इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं उनको रिलेट करके इकोनोमेट्रिक्स में हम पढ़ते हैं। इम्पेरिकल डाटा। इम्पेरिकल डाटा क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को फिजिकली देखते हैं, रियल लाइफ से रिलेट करके, अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेट करके, तो उसी को हम इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं। फिर आगे बोला गया है, दिस field employs mathematically statically methods to validate economic models। ये बोलना चाहता है कि जो इकोनोमेट्रिक्स होती है वो हमारी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स मॉडल को वैलिडेट करती है इकोनॉमिक्स मॉडल में, और उसको इंटरप्रिटेट करती है हमारे रियल वर्ल्ड फिनोमिना में, जिसे हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। फिर आता है फंडामेंटली इकोनोमेट्रिक्स सीक्स टू एम्पिरिकल अनइवल इकोनॉमिक प्रिंसिपल बाय ब्लेंडिंग थियोरिस्टिक फ्रेमवर्क विद ऑब्जर्व डाटा। इकोनोमेट्रिक्स में हम जो एम्पिरिकल डाटा होता है, इट्स मीन कि जो भी हम स्टैटिस्टिक्स ये सब पढ़ रहे हैं, एम्पिरिकल डाटा जो हम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जब हम उनको उनकी इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल को हम थ्योरिकली पढ़ते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, उनके डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, ये सब किस में होता है, इकोनोमेट्रिक्स में होता है।
द स्किल ऑफ एन इकोनोमेट्रिक्स, जो इकोनोमेट्रिक्स के स्किल्स पर्सन होते हैं, इकोनोमेट्रिक्स में जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इकोनोमेट्रिशियंस। ये क्राफ्ट करते हैं, एज्यूमिंग करते हैं बोथ स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मतलब कि सिंपल वे में कहे, जो भी हमारे इकोनोमेट्रिशियंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट को, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको स्पेसिफिक और रियलिस्टिक दोनों तरह से देखता है, तब जाके एक अवेलेबल डाटा रिप्रेजेंट करता है, उसको ऑप्टिमाइज करता है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इकोनोमेट्रिक्स क्या होता है। सिंपल वे में कहे तो इकोनोमेट्रिक्स में हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ब्रिज करते हैं हमारी इकोनॉमिक थ्योरीज़ को, और उसको रियल वर्ड से मेजरमेंट, मतलब कि रिलेट करते हैं हमारी जो स्टैटिकल मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको रियलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंट बेस से एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं, उसको हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल बिहाइंड हैविंग अ सेपरेट डिसिप्लिन। मतलब कि जो हमारे इकोनोमेट्रिक्स है, इसमें थोड़ी वही बताया गया है कि इकोनोमेट्रिक्स कैसे हमारी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स को कैसे एक यूनिक सिग्निफिकेंट फील्ड में एनालाइज करते हैं, उसको हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। सिंपल वे में देखें तो इकोनॉमिक थ्योरी इवेलुएट द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक ब्रॉड स्टॉक। मतलब कि जो हमारी इकोनॉमिक्स थ्योरी होती है उनको हम इवेलुएट करते हैं, बहुत से ब्रॉड फंक्शंस में इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। रेशन बिहाइंड में कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे कि कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं अदर फैक्टर से, अदर वेरिएबल से। जैसे हमारी इनकम क्या रिलेट करती है हमारे कंजप्शन से, वैसे और हम जैसे एक फॉर एग्जांपल हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी कंजप्शन भी बढ़ेगी। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये ही कॉन्सेप्ट को एक अच्छे तरह से हमारी रियल लाइफ से रिलेट करके इकोनोमेट्रिक्स में एक्सप्लेन किया जाता है। इसी को हम रेशन बिहाइंड हैविंग अ सेपरेट डिसिप्लिन, मतलब कि उन एक्सपेरिमेंट्स को जो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। सो जो भी ये थोड़ा इंट्रोडक्शन सेम बताया गया है इकोनोमेट्रिक्स में जो मैंने आपको बताया ऊपर, ये आप सिर्फ पढ़ लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। मतलब कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक इकोनोमेट्रिक्स की प्रोसेस को करने के लिए। द इकोनोमेट्रिक्स मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स कंप्राइजेज वेरियस अप्रोचेज। बहुत सी अप्रोचेज होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड्स, या ट्रेडिशनल मेथड्स बोल लो या क्लासिकल मेथड्स कर बोल लो। इसमें बहुत से स्टेप्स या अप्रोचेस हमें बताए गए हैं कि इकोनोमेट्रिक्स जो इकोनोमेट्रिशियंस होते हैं वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं एक थ्योरी को या एक मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट है फॉर्मुलेटिंग अ थ्योरी और हाइपोथेसिस। मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई हमें थ्योरी मिली और फर्स्ट उसको हम क्या करेंगे, उस थ्योरी को फॉर्मुलेट करेंगे, उस थ्योरी के बारे में जानेंगे, उसको रियलिस्टिक लाइफ से रिलेट करेंगे, तब हम पहले उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और फॉर्मुलेट करेंगे उस थ्योरी को, उसकी एक हाइपोथेसिस जो होती है उसको फॉर्मुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग द मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरी। मैंने आपको क्या बताया था कि इकोनोमेट्रिक्स में हम इकोनॉमिक्स, मैथ्स और स्टैटिक्स तीनों को क्या लेके चलते हैं, साथ लेके चलते हैं। तो उसी में बोला गया है पहले हमने कोई थ्योरी देखी, उसको हमने फॉर्मुलेट किया, फिर मैथ्स के कॉन्सेप्ट, उस पर क्या यूज़ हो रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट कैसे वो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट हो रही है थ्योरी, तो उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम डेवलपिंग द स्टैटिकल एंड इकोनोमेट्रिक मॉडल, उस मॉडल को स्टैटिकली देखेंगे क्या उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में कलेक्टिंग द रेलिवेंट डाटा, उससे रिलेटेड, उस मॉडल से रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना कि हम कोई भी मॉडल ले रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके लिए डाटा, उससे रिलेवेंट डाटा को कलेक्ट करें, जिससे हमारे जो स्टेप्स होते हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो और ज़्यादा बढ़ती है। गाइज़ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं सबके रिप्लाई दूंगी, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स विद इन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल। मतलब कि हमने डाटा कलेक्ट किया, वो डाटा किससे रिलेट कर रहा है, रेलिवेंट डाटा लिया है हमने, फिर उस डाटा को एस्टिमेट करना, उसके पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टेस्टिंग द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। कोई मॉडल हमने बनाया है, कोई न्यू चीज़ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई वो मॉडल बन गया है, ये सही है या गलत है, इसको टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनोमेट्रिक्स क्या करते हैं, हमारा मॉडल बन गया है, अब उसको हम टेस्ट करेंगे। फिर टेस्ट करने में वो पास हो जाता है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि मेकिंग फोरकास्ट मतलब होता है फ्यूचर बेस्ड, और प्रिडिक्शन। फिर उसकी हम फ्यूचर से उस मॉडल को हम फ्यूचर से रिलेट करेंगे, फ्यूचर में ये कैसा काम करेगा, कैसा वर्क करेगा, ये देखेंगे। और नेक्स्टली जब हमारा मॉडल सक्सेसफुली सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लास्ट में ये देखेंगे कि जो हमारा मॉडल है वो हमारे अदर पॉलिसीज़ जो होती हैं, कंजप्शन, एमपीसी, एपीसी जो भी होता है उससे रिलेट करेंगे। हमारे कंजप्शन कैसे वो हमारी कंजप्शन पे, इन्फ्लेशन पे, डिफ्लेशन पे कैसे कंट्रोल कर सकता है, उनको ये सब देखेंगे। तो ये था हमारा मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम ब्रीफली केंशियन थ्योरी ऑफ कंजप्शन से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मुलेटिंग द थ्योरी, मतलब कि उस थ्योरी को हम फॉर्मुलेट करना। कोई मॉडल हमें मिला है, उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, देखेंगे। फॉर एग्जांपल केंशियन थ्योरी जो है वो बोलती है कि जब हमारा इनकम राइज होती है तो हमारी जो कंजप्शन होती है वो भी राइज होती है। तो ऐसे ही जो केंशियन थ्योरी है वो हमें बताती है कि व्हेन इनकम राइज द कंजप्शन विल ऑल्सो राइज। सो हमारी फॉर्मुलेटिंग थ्योरी ये बताती है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि उस मॉडल को हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम मॉडल कौन सा देख रहे हैं, इनकम और कंजप्शन का। पहले हमने जो केंशियन थ्योरी के हेल्प से ये देखा कि केंशियन थ्योरी में उस मॉडल को में ये बताया गया है कि जब हमारी इनकम राइज होगी तो हमारी कंजप्शन भी राइज होगी। फिर सेकंड में हम ये देखेंगे कि इनकम और जो कंजप्शन है उसके बीच में क्या मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कौन सा मैथ का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, ये देखेंगे हम। सो हमारा फिर एक ये बताया है, एक कॉन्सेप्ट बताया है, इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इनकम इज इक्वल्स टू β1 प्लस β2x, ठीक है, ये फॉर्मूला है। आपको आई नो, मुझे नहीं पता आपको ये समझ आएगा यहाँ पे लिखा हुआ या नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और जो हमारा β2 होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में यही लिखा गया है जो मैंने आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाया। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैंने लिख के दिखा दिया है, डोंट वरी। सो हमारी इनकम कंजप्शन, अब इनकम अगर चेंज होगी, अगर हमारी इनकम चेंज होगी तो कंजप्शन भी चेंज होगी। इनकम अगर हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो हमारे फॉर्मूले में एक्स है वो हमारा क्या होगा, कंजप्शन होगा, ठीक है। सॉरी। तो ये हमारा क्या था, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन था। फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या, फिर हमारा थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है, मैंने ऊपर ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हम उसके स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स मॉडल को देखेंगे और फिर हम उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर हमारा आता है कि हम एस्टिमेट करेंगे उसके पैरामीटर्स को, मतलब कि जो हमने डाटा लिया है, फॉर एग्जांपल हमने डाटा लिया इनकम का और कंजप्शन का, तो उस डाटा को हम एनालाइज करेंगे, उसमें रिग्रेशन देखेंगे। रिग्रेशन का मतलब मैं आगे बताऊंगी आपको, अभी आप ये देख लीजिए कि उस रिलेवेंट डाटा से हम रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे, जिसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। फिर जब हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा तो हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि इनकम और कंजप्शन की जो हमने मॉडल बनाया है उसकी टेस्टिंग करेंगे, उस थ्योरी में जो बोला गया है और जो हमारे डाटा में, हमारे मॉडल में शो हो रहा है वो एग्जैक्ट सही है या नहीं, इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। फिर हमारा स्टेप है कि हम मेकिंग फोरकास्ट, उसे फ्यूचर से रिलेट करेंगे। अगर अब इनकम और कंजप्शन को हम हर साल के फ्यूचर से देखेंगे कि भाई हमारी 2006 में कैसी जीडीपी थी, 2007 में कैसी जीडीपी थी, उससे रिलेट करके हम फ्यूचर से रिलेट करेंगे, अपने पास से रिलेट करेंगे और उस मॉडल को चेक करेंगे। और सब कुछ करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि उस मॉडल को हम अदर कॉन्सेप्ट से, अदर पॉलिसीज़ से रिलेट करेंगे और पॉलिसीज़ के चेंजेस कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे कैसे, जैसे इनकम टैक्स को रिडक्शन करना, कंजप्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन सब पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है, फिर हमारा टॉपिक आता है द नेचर ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, कि रिग्रेशन क्या होता है।
सो स्टार्ट करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस इन पिवोट इन इकोनोमेट्रिक्स। इसमें बोला गया है कि जो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस है वो इकोनोमेट्रिक्स में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। क्या बोला गया है कि जो हमारा रिग्रेशन है वो हमारी इकोनोमेट्रिक्स में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। क्योंकि रिग्रेशन इकोनोमेट्रिक्स में जो हमारी इकोनॉमिक्स वेरिएबल होता है उनको क्वालिफाई करता है और उनको इंटरप्रिटेट करता है, उनके रिलेशंस को। क्या इसमें सिंपली वे में कहें तो रिग्रेशन बहुत ही मेन रोल प्ले करता है इकोनोमेट्रिक्स में, क्योंकि ये इकोनोमेट्रिक्स वेरिएबल के रिलेशन को क्वालिफाई और इंटरप्रिटेट करता है। प्राइमरी फीचर क्या होता है रिग्रेशन का? प्राइमरी फीचर होता है मॉडल ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मेन रोल होता है रिग्रेशन का कि जो हमारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनके रिलेशंस को देखना, इंटरप्रिटेट करना एंड क्वालिफाई करना, और फ्यूचर में फॉरकास्टिंग फ्यूचर आउटकम्स, और हमारे फ्यूचर में क्या क्या आउटकम्स आएंगे, क्या क्या आउटकम्स आएंगे उनको बताना। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। फिर आता है रिग्रेशन मॉडल टाइप्स। अब रिग्रेशन के मॉडल टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो रिग्रेशन मॉडल टाइप्स दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। जो मैंने आपको ऊपर बताई थी उसमें बस थोड़ा सा चेंज करना है, वही सेम इक्वेशन। तो सिंगल रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है? वाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होता है, कौन बताएगा? आपको लग रहा होगा कि वाई रिप्रेजेंट होता है इनकम, बट नहीं। इकोनोमेट्रिक्स में जो हमारी सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन होती है यहाँ पे वाई रिप्रेजेंट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह। क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह। और जो हमारे फॉर्मूले में एक्स रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक्स दिख रहा होगा आपको, वो होता है इनडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट में भी अगर आपको कोई भी डाउट है कि ये होते क्या है तो डोंट वरी, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो अब फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस ई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे अगर जब हम एक्स जो है एक्स जो है इंडिपेंडेंट होता है वाई का, और वाई डिपेंडेंट होता है एक्स पे। मतलब कि जैसे जैसे एक्स चेंज होगा वैसे वैसे वाई चेंज होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जो है वो वाई को एक्सप्लेन करता है या वाई को डिफाइन करता है। ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब आप सिंपल ये जान लीजिए अभी के लिए कि ई का मतलब होता है एरर। मैं आगे आपको इसको भी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये होता है हमारा सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? सिंगल है, सिर्फ एक्स ही है, ठीक है। इसीलिए ये क्या होता है? सिंगल रिग्रेशन इक्वेशन। फिर आगे क्या आता है? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। इसमें जो है सेम फॉर्मूला होता है, बस जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो मल्टीपल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है x1 x2 एंड सो ऑन, ऐसे ही जितने हमारे वेरिएबल होंगे ये फॉर्मूला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और जब हमारे वेरिएबल्स उस इक्वेशन में ख़त्म हो जाएंगे तब लास्ट में हम एरर लगा देते हैं। एरर का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा रिग्रेशन क्या होता है। और इसके दो इक्वेशंस होती हैं, दो मॉडल्स होते हैं, एक सिंगल और एक मल्टीपल। और यहाँ पे हमें सिर्फ वेयर जो इक्वेशन बोली गई है इसमें क्या बोला गया है कि y जो है डिपेंडेंट होता है x पे, और x जो है एक्सप्लेन करता है y को, या x जो है इंडिपेंडेंट होता है। मैं कुछ इनकी टर्म्स जो मैं आपको बताती हूँ, अब आपको मैं अच्छे से बताऊँगी कि जो हमारे फॉर्मूले में टर्म्स जो यूज़ हुई हैं उनका मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो प्रिडिक्टेड होता है, मतलब कि जब वेरिएबल को एक्सप्लेन करता है। हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो प्रिडिक्टेड होता है इंडिपेंडेंट से, ठीक है। जो अपने आप वो किसी के ऊपर डिपेंड है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। फॉर एग्जांपल इनकम और कंजप्शन। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ेगी, और अगर हमारी इनकम कम हो रही है तो कंजप्शन भी कम होगी। तो ये दोनों क्या है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। मतलब कि ये हमारी वाई क्या हो गई? अगर हमारी फॉर एग्जांपल मेरी जो इनकम है अभी 50,000 है फॉर एग्जांपल, एंड मेरी कंजप्शन, मेरी जो इनकम है वो 50 से 60 हो गई। मेरी कंजप्शन थी, अब मैं क्या सोचूंगी कि भैया मेरी इनकम जो है 50 से 60 हो गई तो मैं थोड़ा सा और अपना खर्चा बढ़ाऊँ तो मेरी कंजप्शन भी बढ़ जाएगी। तो मेरी इनकम के ऊपर ही तो मेरी कंजप्शन डिपेंड कर रही है ना। तो यही होता है कंजप्शन डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो
प्रिडिक्टर होता है, मतलब कि जो वेरिएबल को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, जो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फिर आता है पैरामीटर या कोफिशिएंट, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करता है, क्वालिफाई करता है, उसको हम पैरामीटर या कोफिशिएंट बोलते हैं। जो हम बीटा यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, एक पैरामीटर है, एक कोफिशिएंट है हमारी इक्वेशंस का। एंड लास्ट जो टर्म है एरर टर्म। एरर क्या होता है, एरर में ये बोला गया है जो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन ही नहीं कर रही, वो एरर मान लो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था मेरी इनकम 50 से 60 हो गई, बट मैं चाहती हूँ कि मेरी कंजप्शन बढ़े ही ना, भाई मैं थोड़ी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा सेविंग करूँ, अपनी कंजप्शन ना बढ़ाऊँ। तो ये हमारी जो टर्म्स है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेट नहीं कर रहा ना, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है कि इनकम बढ़ेगी तो हमारी कंजप्शन भी बढ़ेगी, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी कंजप्शन बढ़े। सो इसमें क्या हुआ कि मेरी इनकम तो बढ़ी पर मेरी कंजप्शन बढ़ी ही नहीं, तो जो है, तो ये क्या होगा, एक एरर टर्म होगा जो ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि ई हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एरर टर्म। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का, इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर। कुछ हमारे इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको मेथोडोलॉजी में बताया क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स हम किसके थ्रू करते हैं, किस टूल के थ्रू करते हैं, वो सब हम इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे। इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल टूल। इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है कुछ प्रैक्टिकल टूल जो मदद करते हैं डाटा को एनालाइज करने में, मॉडल को एस्टिमेट करने में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, इकोनोमेट्रिक्स में रिसर्च में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ये टोटली 5 टूल होते हैं, ई व्यूज, स्टाटा, ग्रिलटेल, आर सॉफ्टवेयर और एक्सेल। अब कौन कौन से डाटा किस चीज़ में मदद करते हैं ये आप सिंपली याद कर लेना और बहुत ही प्यारे वे में आप लिख पाओगे अपने आंसर में। ई व्यूज़ किस में मदद करता है, ई व्यू हमारी मदद करता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनोमेट्रिक सॉफ्टवेयर नॉन फॉर टाइम सीरीज एनालिसिस। मतलब कि ई व्यूज़ हमारी हेल्प करता है टाइम सीरीज एनालिसिस में, फॉरकास्टिंग में, इसको हम फ्यूचर में कैसे एनालाइज करेंगे इसमें, और पैनल डाटा में। तो कौन हेल्प करता है, ई व्यूज़ हेल्प करता है इकोनोमेट्रिशियंस की। फिर आता है स्टाटा। स्टाटा किस में मदद करता है, वाइडली यूज स्टैटिकल सॉफ्टवेयर, जो भी हमारे स्टैटिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, डाटा को मैनेज करना, रिग्रेशन, इकोनोमेट्रिशियंस जो होते हैं, इन सब का यूज़ करते हैं स्टाटा का। फिर आता है ग्रिलटेल, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब कि बहुत ही ईजी होता है और ये मदद करता है हमारे डाटा को, हमारे मॉडल को डिज़ाइन करने में और एनालाइज करने में, ठीक है, मेनली जो हमारे ये हेल्प करता है डिज़ाइन करने में। फिर आता है आर सॉफ्टवेयर। आर सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स स्टैटिकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, पॉपुलर फ्लेक्सिबल एंड ग्राफिक्स। मतलब कि हमारा जो आर सॉफ्टवेयर होता है वो हमारी मदद करता है जो भी हमारे स्टैटिक्स के एनवायरनमेंट्स होते हैं पॉपुलर, उनको फ्लेक्सिबिलिटी और ग्राफिक्स वे में कन्वर्ट करने में। फॉर एग्जांपल कोई हमारा मॉडल है, उसको हमें ग्राफिकली प्रेजेंट करना है तो वो हम आर सॉफ्टवेयर से कर पाएंगे। फिर आता है एक्सेल। एक्सेल हमारी मदद करता है स्प्रेडशीट्स को, जो स्प्रेडशीट्स टूल में कन्वर्ट करने के लिए। जो हमारा डाटा है, डाटा प्रोसेसिंग फीचर्स जो होते हैं वो हमारे एक्सेल में होते हैं। सो कोई भी डाटा अगर हमें टेबल के रिप्रेजेंट में करना है तो उसमें हमें एक्सेल मदद करता है। तो ये 5 टूल्स थे जो इकोनोमेट्रिशियंस की हेल्प करते हैं उसके डाटास को, उसके मॉडल्स को बनाने में। सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बट उससे पहले मेरी मोटिवेशन के लिए आप एक सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे चैनल के साथ बने रहना। ऐसे ही इस चैप्टर की, इस सीरीज़ की हर वीडियोज़ में जल्दी से जल्दी लाती रहूँगी। और यहीं पे वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।